નમસ્કાર, હું મનીષા ઠેસિયા. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત સમુદાયમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે તમને એક એવા વ્યક્તિત્વથી પરિચિત કરાવીશ કે જે વ્યક્તિ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજિસ્ટ છે. આ સિવાય ટેડેક્સના સ્પીકર છે. ઘણા બધા ક્ષેત્રમાં, ઘણા બધા વિષયમાં અને ઘણી બધી ફેકલ્ટીના તેઓ નિષ્ણાંત છે. બિઝનેસ ગ્રોથ કેવી રીતે કરવો, બિઝનેસ ગ્રોથની સ્ટ્રેટેજીના સલાહકાર છે. અને આ સિવાય તેઓ ઘણી બધા ક્ષેત્રના લેક્ચર પણ લે છે. આ સિવાયનો પરિચય ખૂબ લાંબો છે, એટલે આપણે એમનો પરિચય એમની પાસેથી જ મેળવીશું. અનુરાગ મહેતા જે આપણી સાથે જોડાયા છે અને એમના જીવન વિશે જાણીશું, તેમના જીવનના ઉદ્દેશ્ય વિશે જાણીશું, જીવન સંઘર્ષ વિશે જાણીશું, એમની થોડી જર્ની વિશે તમને પરિચિત કરાવવાનો પ્રયાસ કરીશ. तो સૌથી પહેલા અનુરાગજી, આપનું સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ગુજરાત સમુદાયમાં. थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. સૌથી પહેલા તમારા વિશે થોડું જણાવશો અમારા દર્શક મિત્રોને. તમે ક્યાંથી બિલોંગ કરો છો, કયા કયા ક્ષેત્રમાં તમે સ્ટડી કરેલું છે અને તમારી જર્ની થોડી ટૂંકમાં જણાવશો. सो मैं चंडीगढ़ से हूँ. मेरे को यहाँ 25 साल हो गया, बट आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़. मेरा पूरा एजुकेशन वहाँ पे हुआ है. उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं जॉब कर रहा था पहले 11 साल, और पहले 11 साल में कोटक बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर था, और भी एक दो जगह जॉब किया मैंने. उसके बाद फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया. गुजरात की हवा लग जाती है ना, तो वो अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो ऐसी वाली चीज़ है. एंड देन आई एम इनटू कंसल्टिंग, जो आपने बताया, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग, साइकोलॉजी, काउंसलिंग. और मेरा पीएचडी है ऑन द टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस. इसके ऊपर रिसर्च किया है मैंने. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट भी यही एक काम है कि आप स्ट्रेस कैसे रिमूव कर रहे हैं. और भगवत गीता पे हम लेक्चर देते हैं तो यही देखते हैं कि किस तरह से भगवत गीता को मैनेजमेंट पे ले जाए, संस्कृत में नहीं, सिंपल हिंदी, अपनी इसी लैंग्वेज में. और इस तरह से हम बात करते हैं कि कैसे आजकल हम लोगों को स्ट्रेस में से बाहर निकाल के भगवत गीता के थ्रू काम कर सकते हैं. वो पर्पस है. જી બિલકુલ. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોન્સેપ્ટ, જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીનો કોન્સેપ્ટ છે, તે મારા મતે ગુજરાત માટે થોડો નવો છે. તો એનો વિચાર તમને ક્યારથી આવ્યો અને શા માટે આવ્યો? सी 11 साल जॉब किया तो स्ट्रेस देखा, खुद के ऊपर देखा, दूसरों को दिया, टिपिकल कल्चर में काम किया, तो लगा ये ठीक नहीं है, गलत है. और फिर बिज़नेस में आया, और बिज़नेस भी वैसा जिसमें सामने वाले को कंट्रीब्यूट ही कर रहे हैं. मतलब जो भी मैं करता हूँ उसमें कंट्रीब्यूशन ही है, कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड ही है, लोगों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं. मैं सीए इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, 11 साल हो गया मुझे, वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ. एलजे लॉ कॉलेज में जाता हूँ, तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, कॉर्पोरेट में बहुत इंटरेक्शन है, सीईओ लेवल की कोचिंग भी है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन ही है. पर ये देखा कि कॉर्पोरेट में स्ट्रेस बहुत है. आज की डेट में हर कोई स्ट्रेस बात कर रहा है, ओटीटी की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक बॉस, जबकि रियलिटी में चीज़ें बहुत अलग हैं. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो है तो साइकोलॉजी, लेकिन इंडस्ट्री या वर्क प्लेस या कॉर्पोरेट में ऑफिस या कर्म को लेकर, काम करते हुए को लेकर के स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का. और इंटरेस्ट उसी में आया, और फिर उसी में मैंने किया. अभी 8-9 साल पहले ही यहीं पे ही किया गुजरात में, और पीएचडी भी यहीं पे करी. तो मेरी हायर स्टडीज़ तो यहीं पे हुई है, भले मेरी बेसिक स्टडी वहाँ चंडीगढ़ में हुई. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड वैल्यू. तो मेरी कंपनी का जो लोगो है, जो स्टेटमेंट है, वो भी यही है, एडिंग वैल्यू टू माइंड, बॉडी एंड सोल. और हम किस तरह से वो कर सकते हैं, वो एक मिशन है, जीवन में एक मिशन है कि स्ट्रेस नाम की चीज़ को निकाला जाए. जहाँ तक खुद निकाल सकते हैं, अपने आप को समझ के अपने अंदर जाके, वो बहुत बढ़िया है. और नहीं तो किसी और तरीके से, बाहर के तरीके से, काउंसलिंग के तरीके से स्ट्रेस निकालना बहुत ज़रूरी है. स्ट्रेस के साथ काम नहीं करना है. दैट इज़ द पॉइंट. તમે મેડિટેશનમાં ખૂબ માનો છો, મેડિટેશનને લઈ તમે લેક્ચર પણ આપો છો. તો તમે જે સ્ટ્રેસની વાત કરી કે સ્ટ્રેસ ઓછો થવો જોઈએ લાઈફમાં, તો જે અત્યારની ફાસ્ટ લાઈફ છે, પ્રાઇવેટ જોબમાં લોકોને જે રીતે સ્ટ્રેસ રહેતો હોય છે, એક બાજુ ફેમિલીનું ટેન્શન ઘરનું હોય છે, બીજી તરફ જોબમાં થોડું બર્ડન વધારે હોય, એના કારણે સ્ટ્રેસ હોય છે. તો મેડિટેશન અને જે સ્ટ્રેસવાળી લાઈફ છે એને બેલેન્સ કેવી રીતે, એનો બેનો સંબંધ શું છે? इससे पहले मैं ये बोलूँगा कि कभी हमने किसी जानवर को सुसाइड करते नहीं देखा है. कभी भी ऐसा नहीं देखा कि शेर को 4 दिन से खाना नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया, या कोई हिरण ने टेंशन में आके कि ये क्या ज़िंदगी है, कोई भी शेर आके कभी भी अटैक करता है तो सुसाइड कर लिया, मेरी ज़िंदगी बेकार है. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जानवरों में नहीं है. हम इंसान बहुत समझदार लोग हैं, या अपने आप को समझदार समझते हैं,
तो हम समझते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं, वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। तो उसके बेसिस पे हमको लगता है बहुत इवॉल्व स्पीशीज़ हैं। पर एक हम ही लोग हैं जो स्ट्रेस लेते हैं, डिप्रेशन लेते हैं, सुसाइड करते हैं। और इंडिया में तो आजकल हमारे अर्बन सेंटर्स में कितना ज़्यादा सुसाइड हो रहा है, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो वहाँ मेडिटेशन का रोल एक ये आता है कि मेरा जो पीएचडी था, तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँ। तो मेरी पीएचडी में हमने ये रिसर्च में देखा और ये पाया हमने कि 7.54% इंक्रीज इन इमोशनल इंटेलिजेंस इन जस्ट 7 days ऑफ मेडिटेशन ऑफ 20 minutes पर डे। ये हमने इसको रिसर्च पेपर्स के थ्रू और उसके अलावा क्वेश्चनर जो हमने भरवाए लोगों से, हमने लोगों से मेडिटेशन कराया। और इसमें जो लोग थे वो नॉन मेडिटेटर्स है, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते थे, जो लोग मानते हैं कि मेडिटेशन तो हमसे होगा ही नहीं या मेडिटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, उन्हीं लोगों को 7 दिन मैंने ही मेडिटेशन करवाया। और उसका जो रिज़ल्ट हमने क्वेश्चनर्स के थ्रू, स्कोर्स के थ्रू देखा, उसमें हमने देखा कि 7% इंक्रीज इन जस्ट 1 week ऑफ मेडिटेशन, विच इज़ लाइक बिग नंबर। 7% सुनने में छोटा लगता है, पर अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस में 7% का स्कोर अपग्रेड कर रहे हैं तो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन करते ही नहीं। तो हमने उन्हीं लोगों को लिया था और हमने वर्क प्लेस के लोग लिए थे, रिटायर्ड लोग या ऐसे बच्चों को नहीं लिया था उसमें। तो यही कॉन्टेक्स्ट था कि आप मेडिटेशन करें, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस एक बार डेवलप होता है, आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है या मनन चिंतन करने की क्षमता है, वो सब डेवलप होती है। तो आप जीवन को एक अलग तरह से देख पाते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा अबाउट अर्जुन। और मैं हमेशा बहुत सालों से, जब से भगवद गीता पे लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि हम अर्जुन को समझें, नहीं तो भगवद गीता समझ नहीं आएगी। और अपने अंदर के अर्जुन को देखें। अर्जुन को प्रॉब्लम थी लड़ाई की, हमको कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमको तो कॉर्पोरेट में जीवन जीना है और पैसा कमाना है और घर चलाना है। तो मैं अर्जुन से रिलेट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मैं भगवद गीता को सिर्फ रिलीजन के एंगल से पढ़ता हूँ। वहीं पे ज़रूरी है कि मैं अपने जीवन के दुख को समझूं और वो आंसर्स ढूंढने के लिए भगवद गीता या बाइबल या कुरान कुछ भी उठाऊं तो वो चीज़ समझ में आएगी। नहीं तो क्या होगा, बस पढ़ लिया, देख लिया, एक भगवान के यहाँ पे अटेंडेंस लगा दिया कि आज मैंने गीता पढ़ी थी और भैया देख लेना, संभाल लेना, वहीं पे काम खराब होता है। तो अर्जुन को ढूंढना, खुद के अंदर की कंप्लेंट्स, खुद के अंदर की प्रॉब्लम्स और खुद के अंदर की कमी और खुद के अंदर की लैक ऑफ क्लैरिटी, इन चीज़ों को समझ के हम जीवन जिए तो इट विल बी बेटर। और वहीं मेडिटेशन आपको हेल्प करती है अपने आप को समझने के लिए। તો આજે ભગવદ્ ગીતાનો કર્મનો સિદ્ધાંત છે તેની સાથે તમે ક્યાંક ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીને જોડો છો, એનું કોમ્બિનેશન સમજાવશો? यस 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 देयर इज अ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ कि अर्जुन ने बोला मुझे लड़ना नहीं है, कि मेरे बड़े हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ आई? तो ये ट्रायंगल में ऐसा है, 3 चीज़ें हैं। पहली बात, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है कोई काम कर पाने की। अब वो क्वालिफिकेशन डिग्री है या आप कोई कारपेंटर है या प्लम्बर है या जो भी है, आपको एक काम करना आता है, वो आपका पॉइंट ए हो गया। ज्योमेट्री में पढ़ते हैं ना ABC ऐसे, तो ए हो गया ये। तो आपको काम करना आता है। अब बी क्या है? आपको काम करना आता है लेकिन आपके काम करने की इच्छा भी है। ये इच्छा बहुत बार नहीं होती है कि हमको पैसा नहीं मिल रहा, हम क्यों काम करें, हम क्यों बॉस की सुने, ये नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन के साथ क्या नेगेटिव हुआ कि भैया काम तो करना आता है, तुम्हें ऐसा तो नहीं बोला कि तुम्हें घोड़े धोने हैं या तुम्हें प्लम्बिंग का काम करना है, कारपेंटर का वॉर में काम समझना, खाना बनाना है, ऐसा तो नहीं है। तुम वॉरियर हो, तुम्हें लड़ना है, वो तुम्हारा काम है। तो ए क्या है? तुम्हें काम करना आता है, यानी तुम वॉरियर हो, तुम्हें लड़ना आता है, तुम स्किल्ड हो। बी क्या है? तुम्हारी काम करने की इच्छा नहीं है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि काम करने की इच्छा नहीं होने की वजह से यहाँ पे वो ट्रायंगल टूट रहा है। तो ठीक है, ट्रायंगल टूट रहा है। अब वो ट्रायंगल टूटने की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो काम कैसे होगा? तो पहला है काम करना आता है, दूसरा है काम करने की इच्छा है, तीसरा सबसे बड़ा जो स्ट्रेस का कारण है, जो भगवद गीता बोल रही है, तीसरा काम ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोविड में हमने देखा कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे, अच्छा खासा काम चल रहा है, अच्छे खासे बिजनेस थे, अच्छी खासी जॉब थी, किसी की नौकरी चली गई, किसी का काम खत्म हो गया, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता रहा। तो हमने देखा काम ही नहीं है। तो भगवद गीता ये बोल रही है, भैया तुम्हें काम करना आता है और काम है तो काम करने की इच्छा प्रबल करो और तुम उसके अंदर सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो। यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन अगर आपके पास काम करने की क्षमता है और आपके पास काम है और आप
काम करने की इच्छा जागृत करो। यहाँ देखो पैसे की बात नहीं आई, पैसा तो झक मार के आएगा। रणछोड़ दास बाबा ने बोला एक्सेलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, तो वो तो आ ही जाएगी, उसका टेंशन नहीं है। और 2.47 में भगवत गीता में क्या बोला कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सबको मालूम है। अभी क्या है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो आज के जो अर्बन लोग हैं, वो अर्बन लोग क्या बोलते हैं, भैया इच्छा कैसे नहीं करो, गोल सेटिंग तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे होगा, नहीं तो वहाँ डिस्कनेक्ट आता है। इसलिए आजकल के लोग भगवत गीता नहीं उठाते हैं, घर में है सबके, उठाता कोई नहीं है। और वहीं पे ये वाले श्लोक जो पहले हैं 2.31, 32, 33, 2.47 बाद में आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट पहले सेट हो रहा है कि भैया तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है और काम करने की इच्छा है, पर काम ही नहीं है, तो सोचो कितना अनफॉर्चुनेट होगा। तो काम भी है तो फिर आगे सोचने का नहीं, बिल्कुल सोचने का नहीं। यहाँ स्ट्रेस की जगह ही नहीं है। पैसा तो झक मार के आएगा, बिकॉज आप काम अच्छा कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर भी बोलेगा इसको नौकरी से नहीं निकालना है, इसको तो रोक के रखना है। मैं बोलता हूँ पढ़ाई में भी ऐसा है ना, आपको कहने की स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी ना, तभी जाके आपका ए वाला पॉइंट कवर होगा। बी क्या है, इच्छा, सी क्या है, काम। तो ये तीनों जब ट्रायंगल सेट हो जाते हैं तो भगवत गीता फिर आगे बोलती है तुम चिंता काम की करो, तुम रिजल्ट की क्यों कर रहे हो, तुम्हारे अधिकार में नहीं है। रिजल्ट आएगा ना, काम अच्छा करोगे रिजल्ट आएगा, पर उस तरफ ना जाए। जैसे किसान बीज डाले और हर रोज खोद खोद के देखे कि निकला कि नहीं निकला, तो क्या बेवकूफ़ी है वो, इट इज स्टुपिडिटी। तो आपने बीज डाला, अब रुको, अब निकलेगा उसमें से क्रॉप, फसल निकलेगी, पर आप बीज डाल के रोज रोज खोल खोल के देखोगे तो नहीं होगा ना। इसलिए रिजल्ट की चिंता काम बिगाड़ देती है, ऐसा भगवत गीता बोल रही है। और यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिशन पे यही हूँ कि भाई भगवत गीता अगर इतनी सी भी समझ में आ जाए ना, और आपका एटीट्यूड एट वर्क ठीक हो जाए, तो फिर आपको ये नहीं होगा मैं संडे को क्यों काम करूं, बॉस मेरे को लेट बिठा के रखा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, काम करो यार, काम है तो ब्लेस्ड है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए कि काम करने की इच्छा तो है, काम करना आता भी है, लेकिन काम ना हो तो क्या हालत होगी, तो काम भी है। तो भगवान बहुत बहुत थैंक यू, मेरा तीनों ट्रायंगल सेट कर दिया, पैसा तो आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं। ખૂબ જ સરસ વાત કરી કે કર્મ કરો, ફળની આશા ના રાખો, કામ કરશું તો ફળ તો મળવાનું જ છે। Exactly. તો વ્યક્તિએ સમાજની ઉપર એમનું જે દાયિત્વ હોય છે, સમાજ के ओर दायित्व क्या होना चाहिए? समाज की तरफ दायित्व का ऐसा है, एक कॉन्सेप्ट है मेरा, बी अ नेट गिवर। अभी टेडेक्स टॉक भी आप देखेंगे तो उसमें भी एक कॉन्सेप्ट था। बी अ नेट गिवर क्या है, भगवान एक बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें एसेट लायबिलिटी नहीं होता है, उसमें गिविंग एंड टेकिंग होता है, राइट। और क्योंकि भगवान की बैलेंस शीट है तो उसमें कोई सस्पेंस अकाउंट या कोई और झोल नहीं है, वो सीधा एथिकली करेक्ट है। तो आपने एक काम किया, जैसे आपने गिविंग किया, तो गिविंग अपना फोकस टेकिंग पे होता है। मंदिर भी जाते हैं, कितने लोग होंगे जो मंदिर सिर्फ भगवान को मिलने गए हैं, भगवान क्या चल रहा है, सब बढ़िया एकदम, कितने लोग हैं। भगवान क्या, भगवान आनु તમારી નણંદ આવી છે ને મારો ભાઈ આવું છે ને મારું પાર્ટનર આવું છે ને બધું મારા એમ્પ્લોય આવે છે, મારા બોસ આવે છે, શું કરું ભગવાન, તું મને સંભાળ, મારું एक्सीडेंट થઈ ગયું, હું फेल થઈ ગયું। जब देखो मांगने ही जाते हैं भगवान से और अपने दुखों को समझते नहीं है। तो यह दुख का एक स्टेटमेंट है जिसको मैं बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एक गजनी वाला टैटू स्टेटमेंट है, टैटू करा लो। द ओनली रीजन फॉर अनहैप्पीनेस इन लाइफ इज द डिजायर दैट देयर शुड नॉट बी अनहैप्पीनेस इन माई लाइफ। मेरे जीवन में दुख ना हो, मेरे दुख का यही एक कारण है। जब दुख को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, हर चीज़ आपके लिए रेड कार्पेट कैसे होगी, कभी कभी कोई चीज़ नहीं भी चलेगी अपने हिसाब से, तो वो, और उसमें भगवत गीता के प्रारब्ध कर्मों का हिसाब है, वो लंबा है, उसमें नहीं जाएंगे, पर अपनी डेस्टिनी डिफाइंड है और अपने को काम करने का अधिकार जरूर दिया है। तो काम अच्छे से करें, और समाज में अब क्या करें कि मैं गिविंग पे फोकस करूं। मेरा गिविंग ज़्यादा होगा ना तो टेकिंग का कॉलम तो अपने आप उसको छक मार के इक्वल करना पड़ेगा भगवान को। तो भगवान क्या, जाए मिले क्या हालचाल वगैरह। अब गिविंग क्या है, कभी पैसा दिया, चैरिटी किया, ठीक है, नहीं तो किसी की हेल्प कर दी, कहीं किसी को, ऑफिस में काम कर रहे हैं, मेरे को थोड़ा काम करना आता है, कोई नया नया है, उसको सिखा दिया कि चल भाई, उसको भी सिखा दिया। मेरे को एक्सेल में 2-3 फॉर्मूले ज़्यादा आते हैं एक्सेल में, और सामने वाले को नहीं आते, वो 2-2 घंटा लगा रहे हैं, बोल रहे एक्सेल में फॉर्मूला डाल, 5 मिनट में काम हो गया, तो उसका टाइम बच गया। इसी तरह से किसी बुजुर्ग को हेल्प कर दिया, किसी लेडी को सीट दे दी, एम्बुलेंस को जगह नहीं देते लोग, एम्बुलेंस को जगह दे दिया। आई मीन इट इज़ जस्ट गिविंग, और वो देख रहा है, इसको ध्यान रखना। वो देख रहे हैं इसके लिए नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ, पर ये ध्यान रखें कि वो देख रहा है, भाई चिंता नहीं है। अब वो बैलेंस शीट में इक्वल करने की जिम्मेदारी उसकी, अब वो करेगा ही करेगा।
तो समाज में अगर हम उस माइंडसेट से जिए ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज मैं अपने अंदर से बाहर निकलूँ, भैया मेरा घड़ा तो भरा हुआ है, अब मैं दूसरों के भर दूँ, मेरी मोमबत्ती तो जल रही है, मैं दूसरों की जला दूँ। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है समाज में, नहीं तो इतना कॉन्फ्लिक्ट में आज देखिए, आजकल इतने सब देख रहे हैं, क्राइम कितना बढ़ गया है, ओटीटी और पिक्चरें देख देख के, वायलेंस देख के बहुत दुख होता है। कई बार ड्रग्स का चल रहा है इतना, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का चल रहा है इतना, कितना ज़्यादा चल रहा है आजकल। बच्चे कैसे माँ बाप से बात करते हैं, बड़ा दुख होता है ये सब देख के। तो सामने लगता है भाई एक सेवा भाव अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सिखाएं, सेवा भाव की जगह हम उल्टा सिखाते हैं, तेरे को क्या चाहिए, तू तेरा ले ले। टेकिंग पे फोकस है, गिविंग पे नहीं है। जबकि इसमें इक्वेशन इतना ही है, आप गिविंग पे फोकस करो, टेकिंग उसको झक मार के सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपनी बैलेंस शीट मेंटेन करनी है। वहाँ एथिक्स में काम नहीं खराब है, सस्पेंस अकाउंट करके चार भैया निकलो, ऐसा है ही नहीं। तो एथिकली करेक्ट अगर भगवान है और मानते हो अगर भगवान में, नहीं तो मंदिर जाना बंद कर दो। अगर मानते हो भगवान में तो गिविंग पे फोकस करो, टेकिंग अपने आप हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप आएगा। यहाँ पे ये लिंक बैठता है कि सेवा भाव के ऊपर फोकस किया जाए। तो ये चीज़ें बहुत हैं समाज में क्या करना चाहिए उसके ऊपर। पर जैसे मेरा काम है, मेरे काम में सारा ही गिविंग, मैं जितने काम करता हूँ, मेरा जो भी सोर्सेज ऑफ इनकम है, हर चीज़ में देने पे फोकस है। वही फोकस रखा जाए भाई, और क्या, यही बोल सकते हैं। इसमें तो और बहुत चीज़ें हैं, पर ये एक मेरा मेजर थॉट प्रोसेस है लाइफ में। और गिविंग पे फोकस करें बस, इंटेंशन भी वही। અનુરાગજી, તમે એક બુક લખી છે, બુકનું નામ છે લાઈફ ઇઝ ફુલ્લી પેડ હોલિડે. આ બુકનો ઉદ્દેશ્ય લખવા પાછળનો શું છે, શું સંદેશ આપે છે, ને લોકોએ આ બુક શું કામ વાંચવી જોઈએ? ओके, लाइफ इज़ अ फुली पेड हॉलीडे, ये इस बुक को लिखने में 11 साल लगे मुझे। और ये मेरे जीवन के जो भी स्पिरिचुअल लर्निंग्स हैं, चाहे वो ओशो हैं, चाहे वो भगवद गीता है, चाहे वो और बहुत सारे लोग हैं जिनसे जैसे मिला, जो मैंने खुद समझा, मैंने नोट्स बनाए। तो मैं तो अपने लिए नोट्स बना रहा था, एक टाइम पे लगा ऐसा कि ये नोट्स बनानी चाहिए, और इसका नोट्स का एक सीक्वेंस बन रहा है, तो इसको बुक में कन्वर्ट करते हैं। तो 11 साल लगा। पहले शुरू में कुछ पब्लिशर्स को भेजा, वहाँ से रिजेक्ट हुआ बुक, फिर दोबारा उसको पूरा लिखा करके ये 11 साल आया। अब लाइफ इज़ अ फुली पेड हॉलीडे। हम हॉलीडे पे जाते हैं, कई बार हमको अवार्ड मिलता है, भैया फुली पेड हॉलीडे, जाओ एंजॉय करो। ज़िंदगी वैसी है, ना मैंने पेड़ उगाए, ना मैंने पानी का कोई सिस्टम ऑर्गेनाइज किया, ना मैंने मौसम क्रिएट किया, ना मैंने सूर्य देव को कोई इन्वाइट किया। ये सब अपने आप है। अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं जो मेरे को लेसन्स दे के जाते हैं, कुछ सीखने को मिलता है जीवन में। सब कुछ फ्री में है। मैं पैदा हुआ था तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाना है, तो लेके तो मैं कुछ नहीं आया, पर जीवन जीने के लिए जो भी मिल रहा है वो सब मिल रहा है, फुली पेड हॉलीडे। सो मैं अगर ये समझूँ कि मैं एक हॉलीडे पे आया हूँ, ये जो मेरा चल रहा है अभी, जितने भी साल का जीवन है, ये एक हॉलीडे है और इसको मेरे को एंजॉय करना है, क्योंकि दुख और सुख तो आएगा और जीवन में दुख का कारण मेरे जीवन में दुख ना हो, इसको ध्यान में रखें। तो ये हॉलीडे है, इसमें आता रहेगा, लाइफ में कुछ ना कुछ आता रहेगा, बट वो ठीक है, उसको एक हॉलीडे का पार्ट समझ के इंजॉय करें। बिकॉज जो भी मिल रहा है मुझे फ्री में मिल रहा है, सब कुछ मुझे फ्री में मिल रहा है। मेरा दिमाग, मेरी आँखें, मेरा सब कुछ, सेंसेस, ज़बान, सब कुछ, मेरा पूरा बॉडी, सभी कुछ मेरे को फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में मिल रहा है तो फिर इंजॉय करें उसको, फ्री में मिला तो। फिर ऐसा ना हो भगवान बोल रहे तेरे को सब कुछ फ्री में दिया था, फिर भी तू रो रहा है बैठ के, यार व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग यू अ ह्यूमन लाइफ, फिर तो मैं जानवर ही बनाता तेरे को। इससे भी डर के रहना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा ना हो जाए कि भगवान को वहाँ नाराज़ कर दे। और मदर टेरेसा का एक स्टेटमेंट मैं आपको बोलता हूँ। मदर टेरेसा का एक स्टेटमेंट था जिसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, कॉर्पोरेट के लोग समझ पाएंगे इसको। हमारे सबके अप्रेजल्स होते हैं ईयर एंड में, कॉर्पोरेट में होते ही हैं, और मैं भी हेल्प करता हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को वो सब स्ट्रक्चर बनाने के लिए। उस अप्रेजल में रेटिंग अच्छा है, उसके लिए कई बार हम अनएथिकल काम भी कर लेते हैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने के लिए। तो मदर टेरेसा ऐसा बोली, मैं उसको अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि ये अप्रेजल के लिए वो अप्रेजल मत बिगाड़ो। जिस दिन उसके साथ आमने सामने बैठना होगा ना, तब आंखें झुकी भी ना हो, उससे आंखें मिला के बात करें, क्या भगवान बढ़िया मज़ा आया लाइफ में, भाई आगे लाइफ देना है एक और। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि भगवान के सामने, मंदिर के सामने ऐसे 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 करें हम लोग। सारा टाइम गिल्ट में जिए, बहुत बेकार जीवन है, क्या कर रहा हूँ, भगवान कुछ करो। एक तो काम हम समझते हैं हम गलत कर रहे हैं, उसमें भगवान कुछ करे, भगवान क्यों करेंगे। तो उसकी जगह अपना एक कंट्रोल लिया जाए गाड़ी में, अपनी गाड़ी में चलाऊँ, उसको अपने तरीके से चलाऊँ और ठीक चलाऊँ, और बैलेंस शीट का ध्यान रखूँ जीवन में। सो दैट इज़ द वे आई लुक एट इट। और यही बुक बोल रही है। बुक में देयर आर 7 चैप्टर्स, में क्विकली बोल देता हूँ। 3 सेक्शन है। पहला है ज्ञान योग, हु एम आई, व्हाट इज़ लाइफ वगैरह उसके ऊपर है। अपने ऊपर स्वॉट एनालिसिस है, ज़िंदगी क्या है, भगवान क्या है, उसके ऊपर है।
दूसरा है कर्म योग के ऊपर पूरा 2 चैप्टर है, जिसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं वो सही है कि नहीं है, और दूसरी और चीज़ें कर्मों की फिलॉसफी जो अभी हमने थोड़ी सी बात करी उसके ऊपर थोड़ा बात है। और लास्ट में जो 2 चैप्टर है वो लाइफ इज़ अ फुली पेड हॉलीडे का चैप्टर है, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को बोला है कि भैया आप रिलैक्स करो, इतना वजन लेके मत घूमो जीवन में, ऑफलोड कर दो और हल्के होके जियो, एंड लाइफ तो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, आप अपना दिमाग ठीक रखो बस। दैट इज व्हाट इज दिस बुक। અનુરાગજી કરિયર ઓપ્શન ક્યાં હોના चाहिए? તમે કરિયર ઓપ્શન કે એની ચોઇસને લઈ પણ કોચિંગ આપો છો, તો એના વિશે અમારા દર્શક મિત્રો, કારણ કે ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ છે, યંગસ્ટર અમારા દર્શક મિત્રો છે, તો એમને એ જાણકારી મળી રહે। देखो यंगस्टर, अभी देखो हर किसी का अलग अलग कॉन्सेप्ट होगा, वो ठीक है, इसमें बहुत स्पेसिफिक आंसर तो अभी नहीं दे पाऊँगा, पर इतना बोलूँगा कि कर्म करें तो कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करें तो पहला तो वो चूज़ करें जो मेरे को पसंद है। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अच्छी अच्छी डिग्री लेके छोटे छोटे काम करने के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए लाइन में खड़े होते हैं, वो देख के अच्छा नहीं लगता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक अच्छी क्वालिफिकेशन दीजिए, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दीजिए, देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए, बिकॉज इतना कंपटीशन है आगे, उससे डर के तो नहीं, पर अपने अंदर से होना चाहिए भैया कहीं कुछ काम करना है तो कोई क्वालिफिकेशन तो ढंग की होनी चाहिए, कुछ पढ़ा लिखा सीखा हुआ होगा तो उतना अच्छा है, नहीं तो भी ऑप्शन नहीं है, आजकल बहुत ऑप्शन है बिना पढ़ाई के। तो एक तो खैर ये बात हुई। दूसरा ये कि दिमाग को ठीक रखा जाए कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जीवन जी रहा हूँ, उसी के लिए मेरे को करियर चाहिए कि मैं अपने आप को, जो भी मैं काम करूँ, मैं अकाउंट्स का काम करूँ, इंजीनियर का काम करूँ, मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, मैं कुछ भी बनूँ, एनीथिंग, म्यूज़िक है, पोइट्री है, किताबें लिख रहे हैं, कुछ भी करो आप, लेकिन इसलिए मत करो कि पैसा मिलेगा उससे। पैसा मिलेगा, हमने बात कर ली उसके बारे में अभी, पैसा तो मिल ही जाएगा, पर पैसा फोकस ना हो, काम की क्वालिटी, वंस अगेन फोकस ऑन एक्सीलेंस, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। इसके बेसिस पे हम करियर चॉइस लें। बहुत लोग करियर चॉइस लेते हैं ये सोच के कि पैसा किस में ज़्यादा मिलेगा, वो काम करना अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो कैटेगरी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ आप उसमें करियर बना, क्योंकि आज की डेट में हमारी जनरेशन में ऑप्शन 4-5 थे, आज ऑप्शंस बहुत हैं। तो आप अपने आप को, पर ऐसा नहीं कि जिद में कि आपकी क्रिकेट में थोड़ा सा अच्छा खेलते हो और आप बोलो मेरे को क्रिकेटर बनना है। और भैया अपने आप को एक एनालिसिस करना ज़रूरी है। क्रिकेट के चक्कर में पढ़ाई नहीं करी, क्रिकेट में कहीं आगे गए नहीं, दोनों तरफ से ज़ीरो, फिर बैठ के छोटे मोटे 10-15 हज़ार के जॉब कर रहे हैं, वो नहीं। अपने एक क्लैरिटी होना चाहिए कि मेरा सिंगिंग अच्छा है तो मैं उसको करियर सोचूं। ऐसे नहीं कि कितने लोग सिंगिंग में जा रहे हैं आम जनता, तो मैं भी अरिजीत सिंह बन जाऊँगा। अपना एक एनालिसिस, लोगों का फीडबैक, वो लेके डिसाइड किया जाए कि मेरे को अगर नॉन पढ़ाई वाले ऑप्शंस में जाना है। और मैं एक्चुअली जब सेमिनार्स करता हूँ स्कूल में, हमारा 1.5-2 घंटे का इस टॉपिक पे बात होता है, तो बहुत सारी डिटेल में बात होता है। मैं अभी खाली समरी कर रहा हूँ कि अगर आप करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ पैसे के लिए मत करें। और मेरी माँ बाप से ये विनती है, बच्चे को पैसे के चक्कर में कुएं में मत डालो। आप देखो वो क्या कर सकता है, और आज की जनरेशन हमसे ज़्यादा जानती है, उनको उनका डिसीजन लेने दो, पर उनको काउंसलिंग करो कि भैया देखो डिसीजन जो लेना है लो, सोच समझ के लो, ऐसे नहीं कि कुछ भी बन जाना है। वो ज़रूरी है। पैसा तो आ जाएगा, पैसा बहुत हद तक किस्मत का भी पार्ट रहता है उसके अंदर, और अपना काम अच्छा हो तो बैलेंस शीट में एंट्री तो हो ही रही है, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए। करियर ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गलत करियर ऑप्शन आपको 25 साल की उम्र तक में ही फ्रस्ट्रेट कर देगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे, शादी होनी है, बच्चे होने आगे, लाइफ है पूरा, तो उसके फिर एक्सपेंसेस बहुत तकलीफ देते हैं लोगों को। और मैं काउंसलिंग करता हूँ, और पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ 1-to-1, बच्चों की भी, मतलब 20s वाले लोग भी हैं, 30s 40s वाले भी हैं। 20s वालों का जो रीज़न देखता हूँ, शादी में कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है, बिकॉज पैसा नहीं है ना, तो शादी में लड़ाई हो रही है। बच्चे हो गए तो उसकी और टेंशन है, उनका क्या होगा वो सब की टेंशन है। इससे मैं बोल रहा हूँ पैसा आ जाएगा, पैसे की चिंता मत करो, काम की क्वालिटी अच्छी हो तो उस पर फोकस करो, ताकि आपको काम करके मज़ा आए। फिर ऐसा ना हो कि यार आज भी ऑफिस जाना पड़ेगा, શું ત્રાસ यार जीवन में, यार કંઈક છે નથી, શું કરવાનું है ना। वो है ना, वो जो बोली कॉन्सेप्ट है ना, वो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गधा दूरी છે ना, वो બધા વર્ડ્સ આપણે લઈએ છીએ રોજની રૂટીનમાં, અને બોડીને वी इन्वॉल्व अदर पीपल ऑल्सो, तो वहाँ काम खराब होता है, वो ठीक नहीं है। તમે જે રીતે કરિયર ઓપ્શનની વાત કરી, ગુજરાતી છીએ તો ગુજરાતીના લોહીમાં બિઝનેસ તો હોય જ બિલકુલ છે। ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીને સાદી ભાષામાં દર્શક મિત્રોને સમજાવો કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજીમાં કઈ કઈ બાબતનો સમાવેશ થાય, તેનાથી શું ફાયદો થાય, અને જે ગુજરાતના ઉદ્યોગપતિઓ છે એ તમારા વિચારને કઈ રીતે રિએક્ટ કરે છે?
ओके सी मैं तो जॉब करने आया था यहाँ पे चंडीगढ़ से, और 11 साल बाद मैं आपको बोला जैसे गुजरात ने मेरे को बिजनेसमैन ही बना दिया। मतलब वो आप जॉब करना बड़ा डिफिकल्ट है। आप गुजरात में हो अगर, आपको बिज़नेस ही करना चाहिए। और बहुत लोग सोचते हैं बिज़नेस करते हैं, वो करते नहीं हैं। और बस वो प्रेरणा ऊपर से मिली तो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें और कुछ भी नहीं है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऐसा है कि कहीं किसी लेवल पर एक इंसान को एक्चुअली, देखिए साइकोलॉजी और भगवत गीता का मिक्सचर ही कंप्लीट साइकोलॉजी है। आज की मॉडर्न अंग्रेजी साइकोलॉजी जो है उसमें लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। वेदांत के साथ या भगवत गीता के साथ उसको मिक्स करें तो जाके वो साइकोलॉजी कंप्लीट होती है, तो जाके हम एक इंसान को समझ पाते हैं, उसकी कमियों को समझ पाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों को आगे डील करते हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आपको बेसिकली यही बताएगी कि आपको स्ट्रेस कैसे नहीं रखना है। तो उसमें ये कई बार आता है कि सपोज ये ऑफिस में एसी नहीं है और यहाँ पे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं सर एसी नहीं है, गर्मी है, अहमदाबाद की गर्मी है, तो 12th फ्लोर टॉप फ्लोर है, ये तो बहुत गर्मी है, तो आप एसी लगा दो। तो बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो एसी लगा देते हैं, खुश हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। अब होता क्या है, एसी लगाने के 2 महीने में, वो 2 महीना भी नहीं, लोग क्या बोलेंगे एसी तो है ना, आमसूच है। एसी इज नॉट अ मोटिवेटर। ये हॉर्सबर्ग की इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में थ्योरी है, ऐसी और भी थ्योरीज हैं। तो एसी दिस इज नॉट अ मोटिवेटर। आपने कुछ बढ़िया उनके लिए कुछ खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया, या अच्छा चाय कॉफ़ी का ऑफिस में मशीन लगा दिया, बहुत सारू से बहुत 1 महीने 1.5 महीने बाद आए तो वही ना, अब तो ऑफिस में ना रखे, अब तो कॉफ़ी ना रखे, चाय पीने ना रखे, तो वो इस तरह से लोग बात करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से एक जो चीज़ मैं पर्सनली मानता हूँ, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो ये है कि गॉसिप्स से दूर रहिए प्लीज़। गॉसिप आपके अंदर के खोखलेपन को भरने का कोशिश करती। हम शुरू में बहुत अच्छे से काम करने आते हैं, पर जब हम गॉसिप करते हैं ना, वहाँ पे होता है गधा मजूरी से और बॉस चालीसा जो चलती है वहाँ पे टपरी पे। और जिस तरह से बॉस के बारे में बात करते हैं, काम को लेके बात करते हैं, संडे को 26 जनवरी आ गया, छुट्टी ख़राब हो गई मेरी, ये मेंटालिटी एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये ग्रुप की मेंटालिटी है, मॉब मेंटालिटी है। इसमें से बाहर देखिए, पानी की बूंद को अगर आप समंदर में डाल देंगे ना, तो वो उसको दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे ना कि ये मैंने बूंद डाली, ये मेरी बूंद है ना। पानी की बूंद को अंदर आप डालेंगे बड़े सिस्टम में, तो वो वही बन जाएगा। ऐसे ही इंडिविजुअल भीड़ में भीड़ बन जाता है। अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करनी है तो समंदर में ना जाए, अपने आप को इंडिविजुअल मेंटेन करें। चैलेंजेस बहुत होंगे, पर ये पिरामिड जो टॉप मैनेजमेंट ऊपर ही होती है ना, वो पिरामिड जो है, जो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं, वो भीड़ नहीं होते। उनको दुख नहीं होता कि 26 जनवरी को संडे क्यों आ गया, राइट, मेरी छुट्टी चली गई। ऐसी बातें वो लोग नहीं करते हैं। और ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आप बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव से मैं मिलता भी हूँ, मैं कोचिंग भी करता हूँ सीनियर लोगों को, उनके माइंड में ये सब नहीं आता है कि छुट्टी क्यों चली गई, संडे को क्यों दोगे। अरे 1 घंटा संडे को अगर काम करना पड़ गया, हर संडे ना भी सही, कभी कभी, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसमें। वीकडे में भी तो हम मेले बाबू ने थाना थाए पे टाइम वेस्ट करते हैं ना, उसका हिसाब कौन काटेगा? फिर वो भी तो हिसाब काटना पड़ेगा ना। नहीं वो तो ठीक है भाई, वो ज़रूरी है, पर्सनल काम ज़रूरी है, लेकिन संडे को 10 मिनट काम नहीं करेंगे। ये थ्योरी फिर स्ट्रेस क्रिएट करती है। और मैं बोलता हूँ ऑफिस में स्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बोल रही है पहले खुद को चेक करो। 90% स्ट्रेस आपने भेड़ चाल के हिसाब से दिया हुआ है, इंडिविजुअली आपके मन में कुछ नहीं होगा। भेड़ में रहते रहते ना हमारे मन में आ जाता है हाँ बहुत रास है, संडे ने काम, मेरे को दुख ना हो 10 मिनट संडे काम करने का, पर 4 लोग बोल देंगे ना ऑफिस में, वो 4 लोग है ना, 4 लोग बोल देंगे ऑफिस में सूच है यार, त्रास है यार, तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ यार त्रास तो है यार, नहीं तो संडे को ज़रा काम करने में मेरे को दुख ना हो। तो इंडिविजुअलिटी मेंटेन करें, भीड़ ना बन जाए। अगर पिरामिड में ऊपर जाना है या जीवन में ग्रो करने की इच्छा है तो अपने आप को जिंदा रखें, नहीं तो आप भीड़ बन जाएंगे। और भीड़ तो भीड़ ही है, वो नीचे ही रहेगी भीड़। तो वो एक मेरा विचार है और मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी इसी टॉपिक पर कि भीड़ मत बनो यार, इंडिविजुअल बन के रहो। जो आपको सही लग रहा है वो आप करो। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है संडे को 10 मिनट काम करने की, तो सब लोग बात कर रहे हैं इसलिए आप भी बात करो, ऐसा मत करो प्लीज़, डोंट डू दैट। બિલકુલ. અનુરાગજી, તમે તમારી પ્રોફાઇલમાં મેં જોયું કે વટ વૃક્ષનો સિમ્બોલ રાખ્યો છે, એની Right. પાછળનું રીઝન શું છે? राइट। मेरे 2 कंपनी है, एक है वर्च्यूज जो कॉर्पोरेट के लिए है और एक टीनेज विजडम है जो टीनेजर्स के लिए। दोनों में ही वटवृक्ष है। एक तो वटवृक्ष मुझे बचपन से बहुत पसंद है, मतलब मेरे तो अलग अलग सिटीज़ में वटवृक्ष के साथ फ़ोटो है, मेरा वो शौक है। मतलब एक बार रेलवे स्टेशन पे हम जा रहे थे चेन्नई, तो ट्रेन एक जगह रुकी और सामने बहुत बढ़िया बैनर एंट्री था,
तो मैंने अपने बेटे को बोला जल्दी से फोटो ले, मैं मेडिटेशन का पोज, मतलब इतना प्यार है मुझे वट वृक्ष से। एक वो कारण है, वो शिव के साथ कनेक्शन है, एक तो वो है। दूसरा धीरू भाई अंबानी का एक स्टेटमेंट उनके ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा मैंने, जो मेरे जीवन का उद्देश्य बना कि मुझे एक बड़े पेड़ जैसा बनना है, जो बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, पीपल का पेड़, वट वृक्ष हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन वो एक सिस्टम के लिए एसेट है। जैसे एक पेड़ एसेट होता है, 400-500 साल एक वट वृक्ष जिंदा रहता है, उतने में हजारों पक्षियों का घर होता है, छांव देता है, पानी लेके आता है, वाटर टेबल, अपने को साइंस मालूम है इसकी कि पेड़ का क्या फ़ायदा है। तो वो सारे फायदे समाज को दे रहा है और खुद भी बड़ा बन रहा है, खुद बड़ा होने में कोई शर्म नहीं है। पर वहाँ से वट वृक्ष का एक कॉन्सेप्ट जो मेरे मन में आया वो ये है कि वट वृक्ष का कॉन्सेप्ट होना चाहिए मन में कि हम बहुत बड़ा बने। और समाज का आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका एक ये भी पॉइंट है कि हम बहुत बड़ा बने, नेट गिवर बने हम लोग, और साथ के साथ अपने बड़ा होने में शर्म नहीं आनी चाहिए जब तक मेरे बड़े होने में मेरे आसपास के इन्वायरमेंट का सबका भला हो रहा है। ऐसा नहीं मेरे खाली परिवार का, मेरे आसपास पूरी इन्वायरमेंट का भला हो, वैसा काम। आप देखो रिलायंस में लाखों लोग काम करते हैं और सबका घर चलता है और दूसरे बेनिफिट्स हैं। एक ज़माने में खाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 6% शेयर था इनकम टैक्स में, इंडियन इनकम टैक्स में। आज भी रिलायंस का बड़ा शेयर है, तो एक एसेट है रिलायंस। उसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, रिलायंस क्योंकि धीरू भाई अंबानी का पढ़ा मैंने इसलिए बोल रहा हूँ। पर ये एक विचारधारा होनी चाहिए कि मेरे को बहुत बड़ा बनना है, लेकिन बहुत बड़ा बनने में भी लोगों को शर्म आती है। कोई शर्म नहीं है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर सब होना चाहिए, लेकिन मैं एक एसेट हूँ सिस्टम के लिए, वो एक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। બીજું કે તમે તમારા કાર્યસ્થળ પર કર્મયોગી કે સાધુ કહેવાનું પસંદ કરો છો? हाँ हाँ, શું કામ? कर्मयोगी, इसको मैं वर्क प्लेस मॉन्क ज़्यादा बोलता हूँ, कर्मयोगी बोलता हूँ। इसका जो भगवत गीता का आखिरी जो श्लोक है 18.78, उसके साथ थोड़ा रिलेशन है कि भगवान संजय, जिसने जो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे सब, उन्होंने लास्ट में कंक्लूड किया, बोले जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ सक्सेस है, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ बरकत है। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ ये, राइट, वहाँ नीति है, ऐसा बोला। इसका मतलब क्या, लोग क्या सोचते हैं, हाँ जहाँ कृष्ण है जहाँ अर्जुन है, नहीं नहीं, जहाँ कृष्ण है, अर्जुन तो ठीक है, जहाँ कृष्ण है वहाँ सक्सेस है, वो अंधविश्वास वाले कॉन्सेप्ट हैं। पर यहाँ पे ये सिंबॉलिक स्टेटमेंट है, कृष्ण मतलब आप, अर्जुन मतलब आप मतलब अर्जुन माने आप, आपकी स्किल्स, अर्जुन मतलब स्किल्स ना, अर्जुन को हम स्किल्स के नाम पे जानते हैं, तो आपका स्किल्स, और कृष्ण मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट। जहाँ आपकी स्किल्स आपकी जगह पर हैं और जहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट, जिसके ऊपर हम बात करते आ रहे हैं अभी तक, जहाँ क्लैरिटी ऑफ थॉट है और जहाँ स्किल्स है, और आप अपनी स्किल्स को क्लैरिटी के साथ, ढंग के साथ, तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे सक्सेस भी है और बरकत भी है, लंबा समय तक रहेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, मेरे को एक याद आया, एंड आई से इट एवरीवेयर, आई से इट हेयर ऑल्सो। हमारे इंडिया में जब लड़की पैदा होती है ना, तो हम बोलते हैं घर में लक्ष्मी आई है। पर हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, आगे ग्रो करने की बात नहीं है। अब देखो तो मार्वल मूवीज़ इंडिया में कब बनेगी, अभी तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आसपास भी नहीं है। ना हम गूगल बनाने वाले हैं, ना हम एप्पल या सैमसंग बनाने वाले हैं। हमारा इंडिया में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, हम उतना माइंडसेट ही नहीं है हमारा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब घर में लड़की पैदा हो तो ऐसा बोलें कि घर में सरस्वती आई है, लक्ष्मी नहीं, सरस्वती आई है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर सरस्वती खुश हो तो लक्ष्मी को पर्सनल इनविटेशन देती है। सरस्वती इनविटेशन देती है मतलब कि लक्ष्मी तो चंचल है ना। जब सरस्वती के साथ आती है तो वो रुकती है, उसको बरकत, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं, तो वो रुकती है। यानी आपकी नॉलेज, जरूरी नहीं डिग्रीज, सरस्वती डजंट मीन डिग्रीज, सरस्वती मीन्स विजडम एंड एथिक्स। जब आपके विजडम और एथिक्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट, तरीके से आप जीवन जिए, तो जो लक्ष्मी आएगी वो साथ में रहेगी आपके। नहीं तो कई बार ऐसा है, उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमाते हैं ना, वही लक्ष्मी आपका नुकसान भी करती है, वही पैसा आपको बर्बाद करता है, राइट। इसलिए पैसा वैसा, और लक्ष्मी को हम कैसे दिखते हैं, मैं शायद ये स्टेटमेंट सबको पसंद ना आए, पर लक्ष्मी में हमको वही हाथ दिखता है जिसमें से सिक्के निकल रहे होते हैं। लक्ष्मी का हम खाली खनखन के नाम से ही पूजा करते हैं, बोलने को हम कुछ भी बोल देते हैं। लक्ष्मी का हमारा कॉन्सेप्ट है पैसा, राइट, धन, संपत्ति। लक्ष्मी को लेके हमारा ये कॉन्सेप्ट है। और मैं बोलता हूँ लक्ष्मी की जगह हम सरस्वती पे फोकस करें, विजडम और नॉलेज और एथिक्स पे फोकस करें, तो लक्ष्मी तो आ जाएगी भैया। हम तो रणछोड़ दास बाबा का भी बात कर लिया हमने, तो कॉन्सेप्ट वही है, पर मैं एक ही कॉन्सेप्ट को 2-3-4 तरीके से बोलता हूँ। मैं ऐसा बोलता हूँ कि
घर में लक्ष्मी आए तो लक्ष्मी ठीक है, पर घर में उसको सरस्वती के नाम से वेलकम करें तो एज अ कंट्री, एज अ कल्चर, इतना रिच कल्चर है हमारे सनातन का, उसके अंदर हम लोग सरस्वती पे फोकस करें, लक्ष्मी पे नहीं। लक्ष्मी पे ऐसा नहीं उनका निरादर करें, पर फोकस लक्ष्मी पे हो, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए आजकल दिवाली में लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो रहती है, वो हमेशा से रहती है, पर आप अगर अपने ग्रैंड पेरेंट्स का फ़ोटो उतना भी देखें ना तो सरस्वती की फ़ोटो भी होती थी पहले वाली फ़ोटोज़ में। अभी सरस्वती को हमने साइड में कर दिया है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है वो। एक्चुअली दिवाली में पूजा में तीनों होने चाहिए, पर आजकल सरस्वती नहीं दिखती है, लक्ष्मी और गणेश जी का ही है। एक वो विघ्नहर्ता और दूसरा पैसा। भैया एक तो प्रॉब्लम आए लाइफ में और पैसा आ जाए, हमारा फोकस विजडम पे है ही नहीं। डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर 3 इडियट्स आ गई, उस पर तारे ज़मीं पे आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं रहे हैं इन सब के। इसलिए चेंज बहुत ज़रूरी है, दैट वी नीड टू चेंज इन आवर माइंडसेट, दैट वी शुड फोकस ऑन wisdom, on ethics, on knowledge and skills, and money will come yaar, money will obviously come. That is the point. અનુરાગજી, ઘણા બધા પોઈન્ટ પર આપણે વાત કરી. મારો છેલ્લો સવાલ, આપની એવી કઈ વાત છે કે જે અમારા દર્શક મિત્રોને જણાવવી જોઈએ અને તમારા જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? जीवन का उद्देश्य आपको बोला मैंने, एडिंग वैल्यू टू माइंड बॉडी एंड सोल। बस वही एक है कि लाइफ में स्ट्रेस के अगेंस्ट का मेरा मिशन है, मेरी लड़ाई है, मैं उस मिशन पे काम कर रहा हूँ। मेरे को स्ट्रेस बोलता है कोई, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। स्ट्रेस है ही नहीं, पहले अपने आप को टटोलो एक बार। और कभी कभी तो स्ट्रेस होगा तो जीवन में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी तो मानना पड़ेगा। आप अगर टॉप मैनेजमेंट, आजकल लोग नौकरी कितने जल्दी छोड़ते हैं, तो ये भी हमारे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पार्ट आता है कि नौकरी क्यों छोड़ते हैं। तो लोगों के मन में ऐसा हो गया आजकल कि 2 साल में एक नौकरी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो रिज्यूमे खराब हो जाता है। मैं बोलता हूँ आप बेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द होल वर्ल्ड, ग्लोबली आप बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, जिनके भी नाम जितने भी आपको याद हैं इंडिया में या बाहर, और आप उनकी टॉप मैनेजमेंट को देखें, द बोर्ड या फिर द टॉप गाइज, वो सब कम से कम 20 साल से ज़्यादा उस कंपनी में है। तो रुकना तो पड़ेगा आपको मेरिट पे। और ऐसा नहीं कि उनको ख़राब बॉस नहीं मिले होंगे, ऐसा नहीं कि उनको, मेरे को CEO लेवल से बात होती है तो वो खुद बोलते हैं हमारे टाइम पे भी ख़राब बॉस थे, हमारे टाइम में भी अलग तरह के गलत तरह के डिफ़िकल्ट अप्रेजल्स हुए, पॉलिटिक्स हुआ, पर टिके रहना पड़ता है ना। वही तो फिर बात है, उसी पे मेरा मिशन है कि भैया ये दिमाग को ठीक किया जाए और सोच को ठीक किया जाए, और स्ट्रेस की कोई जगह नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू इन माय लाइफ. ખૂબ ખૂબ આભાર અનુરાગજી આપનો કિંમતી સમય આપી અમારી સાથે વાત કરી. તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે અનુરાગ મહેતાએ જણાવ્યું, ઘણા બધા ક્ષેત્રને લઈ, ઘણા બધા વિષયને લઈ આપણી સાથે વાત કરી કે જીવનમાં મેડિટેશનનું શું મહત્ત્વ છે. આ સાથે જે ફાસ્ટ લાઈફમાં અત્યારે જે લોકોને સ્ટ્રેસ રહે છે, સતત સ્ટ્રેસના કારણે લોકો પરેશાન થાય છે, તો મેડિટેશન અને સ્ટ્રેસનું શું મહત્ત્વ છે, લાઈફને કેવી રીતે બેલેન્સ કરવી, કરિયર ઓપ્શનને લઈ વાત કરી, અને ખાસ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી, જેનાથી ઘણા બધા લોકો અજાણ છે કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સાયકોલોજી કઈ રીતે વર્ક કરે છે, તેનાથી શું શું ફાયદાઓ થાય છે. અત્યારે બસ આટલું જ. નેક્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂમાં ફરી મળીશું, પરંતુ જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સૌથી પહેલાં ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેશો, કારણ કે આવા જ ઇન્ફોર્મેટિવ ઇન્ટરવ્યૂ સાથે ફરી મળીશું.